Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. I also welcome you all in the series of solving the previous year question papers of CTET. And in our today's video, we will discuss the 30 questions of Hindi language. और जो ये आज की वीडियो है, this video is going to be very important for the students who opted Hindi as language 1. जो आज की वीडियो है वो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है और आज हम इसके ही 30 क्वेश्चंस को क्लास में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 91 से 98 के सही और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यानी कि हमको एक गद्यांश दिया हुआ है, उसको पढ़ना है और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 8 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए हैं, हमें उनका हमने आंसर देना है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग फर्स्ट। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तबकों की यानी कि बहुत सारे समूहों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। भयभीत यानी कि डरे हुए। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे। असहमत यानी कि किसी चीज़ पर सहमति ना होना, किसी चीज़ को मानना नहीं, न मानना। लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते, आलोचना यानी कि उनकी बुराई करते, तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। जो ये पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, हम जो गद्यांश पढ़ रहे हैं, उसमें आज़ादी के टाइम जो संघर्ष हुआ उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में चर्चा की गई है कि आज़ादी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, लोगों को क्या क्या सहना पड़ा। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित यानी कि चुने हुए सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक, यानी कि जो 1909 में एक एक्ट बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका नाम है, इसने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी। लेकिन इनमें से सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। गाइस, वैसे तो देखने की बात यह है कि गद्यांश पढ़ना बड़ा ही आसान होता है, लेकिन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बड़े ही गहन अध्ययन के बाद ही हमको पता चलता है उनके सही आंसर। तो हमको जो ये इसकी रीडिंग करनी है वो बड़ी अच्छे से करनी है, इसके जो मीनिंग समझते हुए चलना है, फिर क्वेश्चन में जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आंसर सेलेक्ट करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले जो प्रश्न संख्या 91 है उसको देखिए। लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए? स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी या फिर उपयुक्त सभी? इसका जो गाइस सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। और ये बिल्कुल पैराग्राफ में स्पष्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये देखिए 4th लाइन में, वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी, इन तीनों ही विचारों से प्रेरित होकर लोग आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए थे। अब प्रश्न संख्या 92 देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, देश की जनता ने, ब्रिटिश सरकार ने या फिर सदस्यों ने? इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर 2, देश की जनता ने। इस गद्यांश की दूसरी लाइन में ही इसका जो हमको आंसर दिखाई दे जाता है, इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
प्रश्न संख्या 93 देखिए, निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है? समानता, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति या फिर उपयुक्त सभी? इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपयुक्त सभी। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य है समानता भी होती है, स्वतंत्रता भी और विचारों की अभिव्यक्ति भी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 94, आंदोलन का क्या असर पड़ा था? ब्रिटिश शासक चले गए थे, सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी, लोगों को हिस्सेदारी मिल गई या फिर लोकतंत्र स्थापित हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर 2। लोग सरकार की खुलकर आलोचना करने लगे थे, जो भी वो कुनीतियाँ चला रही थी सरकार उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाने लगे थे और उसकी वो क्रिटिसिज्म करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और इसका मैं आपको पैराग्राफ में भी दिखा देती हूँ आंसर। अगर यदि इससे पहले जो 1885 में कांग्रेस की मांग की विधायिका के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और फिर जो 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था उसने निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था को मंजूरी दे दी और इससे क्या हुआ कि लोगों ने आलोचना करनी स्टार्ट कर दी। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। प्रश्न संख्या 95 देखिए, कांग्रेस की क्या मांग थी? भारतीय पुरजोर विरोध करें, विधायिका में चुने हुए सदस्य हों, अंग्रेजों भारत छोड़ो या फिर आज़ादी दो? जो कांग्रेस की मांग थी वो थी कि विधायिका में जो भी सदस्य हों वो निर्वाचित हों यानी कि चुने गए सदस्य। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 96 देखिए, सबसे सटीक और सार्थक वाक्य चुनिए। संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है, संघर्ष मनुष्य को भटकाता है या फिर संघर्ष मनुष्य को निखारता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर 4, संघर्ष मनुष्य को निखारता है। जरूरी नहीं कि हर बार संघर्ष करने से सफलता मिल जाए और संघर्ष मनुष्य को उजाड़ते तो बिल्कुल ही गलत है। संघर्ष मनुष्य को भटकाता है ये भी बिल्कुल गलत है। जो संघर्ष होता है, स्ट्रगल होता है जो ह्यूमन लाइफ का, वो मनुष्य को निखारता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 97 देखिए, खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग है। खुलेआम नगाड़े बज रहे थे, खुलेआम बरसात हो रही थी, खुलेआम बुराइयां हो रही थी, खुलेआम नाक बज रही थी? प्रश्न संख्या 97 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, खुलेआम बुराइयां हो रही थी। खुलेआम नगाड़े बज रहे, जब नगाड़े बज रहे हैं तो खुलेआम तो बजेंगे ही। खुलेआम बरसात हो रही है, बरसात होगी तो वो भी खुलेआम ही होगी, ये तो कोई बात है ही नहीं। तो ये दोनों ही सेंटेंस अपने आप में गलत है। खुलेआम बुराइयां हो रही हैं, एक तो बुराई किसी की छुप कर करते हैं और एक खुलेआम होती हैं, तो ये जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 98 देखिए, दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा? चढ़ता डैश गिरता गया, हवा का डैश कम हो गया, भीड़ भाव डैश से था, सभी चुपचाप डैश से थे। अब आप इन सभी सेंटेंसेस में जो ये दबाव वर्ड है उसको पुट करके देखेंगे तो जो दबाव है वो सबसे सही सेंटेंस कहाँ पे बन रहा है? हवा का दबाव कम हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब आगे जो गाइस एक पोइम दी गई है 99 से 105 तक जिसके हमने क्वेश्चन के आंसर पुट करने हैं। नीचे दी गई कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 99 से 105 के सही और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। पहले हमने इस कविता को पढ़ना है और फिर उसके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर पुट करने हैं। अब आप एक बात नोटिस करिए, प्रश्न संख्या 91 से लेकर 98 तक गद्यांश दिया था और प्रश्न संख्या 99 से लेकर 105 तक जो क्वेश्चन है उसमें हमको एक पद्यांश यानी कविता दी गई है। टोटल 15 क्वेश्चन हैं जो हमको गद्यांश और पद्यांश से देखने को मिले हैं, तो आपको इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी तभी आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम ये पोइम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल मुख्य गायक की गर्ज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है और भटकता हुआ एक अनहद में यानी कि जिसकी कोई हद न हो, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान।
जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, जब वह नौसिखिया यानी कि कुछ नया सीखने वाला नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता। कहाँ से चला आता है संगतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। ये कविता है गाइस, इसको पढ़ के और इसके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर हमने देने हैं। इसकी कुछ और पंक्तियाँ शेष हैं, उनको और देखिए। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, यानी कि जो संगतकार है वो अपने स्वर को ऊंचा नहीं उठाता मुख्य गायक की आवाज़ से, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए कि वो कमज़ोर नहीं है, यानी कि वो अपनी जो गाने की कला है उसमें कमज़ोर नहीं है, बल्कि उसकी मनुष्यता है कि वो मुख्य गायक की स्वर से वो अपने स्वर को ऊंचा नहीं होने देता। अब हम इसके जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? सहयोगी, सहृदय, समरस या फिर संगदिल? प्रश्न संख्या 99 का जो करेक्ट आंसर है वो गाइस वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सहयोगी। यानी कि जो संगतकार कविता है, संगतकार कविता में जो मुख्य गायक होता है और उसका साथ देने वाला एक अन्य जो उसका सह गायक होता है, साथ गाने वाला, वो उसके एक सहयोगी का काम करता है। तो इस कविता के माध्यम से जो कवि है वो किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? वह सहयोगी व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 100 देखिए। चट्टान जैसा भारी स्वर, इसे क्या आशय है? मोटी आवाज़, पुरुष की आवाज़, गंभीर आवाज़ या फिर पत्थर की आवाज़? इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस गंभीर आवाज़। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। चट्टान जैसी आवाज़ यानी कि गंभीर आवाज़। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है के मायने, अंतरे को गाते हुए वह भटक जाता है, लीन हो जाता है, बेसुरा हो जाता है या बेलगाम हो जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है लीन हो जाता है। यानी कि जब वो गाते गाते अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो जाता है, यानी कि वो इतना खो जाता है कि वह उस धुन में ही लीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 102 यानी कि 102 देखिए। अनहद शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग हमने छांटना है कि जो अनहद शब्द है उसमें क्या उपसर्ग है? अ है, द है, अ है, अन है या फिर हद है? जो इसमें उपसर्ग है वो है अन। अन, धन, हद। जैसे देखिए अन, धन और हद। अनहद, इसमें जो अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गाइस ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 103 देखिए। राग जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है बुझता हुआ स्वर, ऊंचा स्वर, उदास स्वर या फिर भयभीत स्वर? इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए, बुझता हुआ स्वर। राग जैसा कुछ गिरता हुआ यानी कि गिरता हुआ यानी कि बुझता हुआ स्वर। प्रश्न संख्या 104 देखिए। संगतकार का अर्थ है यानी कि साथ गाने वाला, गायक का साज उठाने वाला, गायक के साथ रहने वाला, गायक के साथ गाने वाला, गायक को बिखरने से बचाने वाला? इसका जो सही शब्दों में अर्थ लिया जाए तो वो गायक को बिखरने से बचाने वाला होता है। यानी कि जब वो गाते गाते अंतरे की जटिल तानों में खो जाता है, उसमें इतना लीन हो जाता है, तो जो संगतकार होता है वही उसको उसके स्वर को वो बिखरने से वो बचाता है। सो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 105। डांडस बंधाना का अर्थ है तसल्ली देना, आशीर्वाद देना, आज्ञा देना या फिर रक्षा सूत्र बांधना? डांडस बंधाना यानी कि हिम्मत किसी को देना, तसल्ली देना एक प्रकार से। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि केवल लक्ष्य भाषा को सुनने का माहौल हो। अब जो ये वर्ड है केवल, ये कहीं पर भी आ जाए वहीं पर नेगेटिव सेंस देता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होता है। घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, ये भी नहीं, क्योंकि सिर्फ घर की भाषा सुनने और बोलने को मिलेगी तो पढ़ना सीखने के लिए कोई आवश्यक नहीं है। लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट ऑप्शन को एक बार और देख लेते हैं। चार्ट अधिक से अधिक
अधिक से अधिक चार्ट लगाने से कुछ नहीं होगा। जब तक उनकी लक्ष्य भाषा अर्थपूर्ण यानी कि मीनिंगफुल या फिर इंटरेस्टिंग नहीं होगी, तब तक वो सुनने पढ़ने को बच्चे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 107 देखिए, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है, लिखने का, पढ़ने का, बातचीत का या फिर सुनने का। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 3 बातचीत का, यानी कि संप्रेषण का, अपने आप से बातचीत करने का भी एक भाषा एक माध्यम है। भाषा के माध्यम से हम सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं करते बल्कि अपने आप से भी बातचीत करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 108 देखिए, लड़के होकर रोते हो यह कथन भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है या फिर भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। अब आप इस सेंटेंस को जब ध्यान से देखोगे तो लड़के होकर रोते हो, यानी कि हम कहीं ना कहीं लिंग का पक्ष कर रहे हैं, हम जेंडर को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं कि भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 109 देखिए, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? कहानी में संवाद होना आवश्यक है, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, कहानी में कथानक होना आवश्यक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो है कहानी में कथानक, यानी कि कहानी का कथानक कौन होता है? जो उसको नरेट करता है, जो बोल के सुनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जब कथानक प्रॉपर हमारे पास एक कथानक यानी कहने वाला होगा तो उसकी भाषा शुद्ध होगी और शुरुआत होगी, संवाद तो अपने आप ही तीनों ही ऑप्शन को अपने अंदर समाहित रखते हैं कि उसका एक कथानक होना चाहिए। प्रश्न संख्या 110 देखिए, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। 110 का जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि विविध संदर्भों में, यानी कि अलग अलग कंटेक्स्ट में। जितने ज़्यादा संदर्भ बच्चों को देखने को मिलेंगे उतनी ही ज़्यादा उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित होगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 111 देखिए, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है? यह बिल्कुल संभव नहीं, बिल्कुल गलत, यानी कि कुछ न कुछ काफ़ी हद तक ये चीज़ है जो पॉसिबल है कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, बहुत हद तक संभव है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब आप देखते हो कुछ भाषाओं में, 2 भाषाओं में कोई शब्द बिल्कुल सेम लिखा जाता है, जैसे हिंदी भाषा में कुछ शब्द उर्दू से लिए गए हैं, कुछ पंजाबी से एज इट इज़ लिए गए हैं, कुछ इंग्लिश से लिए गए हैं, तो ये बहुत हद तक संभव है। प्रश्न संख्या 112 देखिए, अब भाषा सभी विषयों के डैश में है, पढ़ने, अध्यायों, केंद्र या फिर प्रारंभ। भाषा सभी विषयों के केंद्र में, यानी कि इसको हम सेंट्रलाइज मान के चलते हैं। भाषा सभी विषयों के केंद्र में, यानी कि सभी का आधार है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 113 देखिए, कविता में एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं, कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए, अलग अलग अर्थ में समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। इसका जो 113वें प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही, यानी कि जब उनको कविता कोई भी पढ़ने की सामग्री कविता ही क्योंकि चाहे कोई गद्य विधा हो या फिर पद्य विधा हो, बच्चों को जब वो उसके परिवेश यानी कि उसकी जो दैनिक जीवन से जुड़ती हुई मिलेगी तभी वो उसको समझ पाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 114 देखिए, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने में समझ बनती है, व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है, या फिर किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, या फिर लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न संख्या 114 का जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जब
अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलते हैं, तो इससे बच्चों को भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 115 देखिए, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा के प्रयोग को समझना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो ऑप्शन नंबर 1 विज्ञान की भाषा को समझना। हिंदी में, यानी कि जब विज्ञान की भाषा को हिंदी में समझा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि उसकी भाषा को समझने की कोशिश की जा रही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 116 देखिए, लेखन क्षमता का आकलन के लिए, यानी कि जो बच्चे की राइटिंग एबिलिटी होती है उसको समझने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई व सुंदरता को जांचना होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अर्थपूर्ण वाक्य, बच्चे ने कितने मीनिंगफुल सेंटेंस लिखे हैं और क्या क्या संदर्भ उसने इस्तेमाल किए हैं, तो इससे बच्चे की जो लेखन क्षमता, उसकी जो राइटिंग स्किल है उसका आकलन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 117 देखिए, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्द होने का अर्थ है। पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति हैं, पाठ कठिन और अस्पष्ट है, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 2 पाठ के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। जो हिंदी के पाठ हैं अन्य भाषाओं के शब्द होने, यानी कि जब किसी हम हिंदी के पाठ में दूसरी भाषाओं के शब्द पढ़ने को मिल रहे हैं तो ये पाठ समाज की बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिता को वो प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 118 देखिए, आपकी दृष्टि से अभ्यास पाठ को समझने में मदद करते हैं, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं या फिर बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो लेसन्स के बीच में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कई बार टिक द करेक्ट आंसर के रूप में होते हैं कि हमें 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, उनमें से एक हमको छांटना होता है। कई बार रिक्त स्थान भरो के रूप में होते हैं और क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, मिलान दिए जाते हैं। तो वो क्या हेल्प करता है, जो अभ्यास है वो पाठ को समझने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 119 देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। अनुवाद सामग्री यानी कि ट्रांसलेशन करके, जैसे इंग्लिश की किसी रचना को हिंदी में ट्रांसलेट करके, तो अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ाने के अवसर देना, तो ये उसका उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 120 देखिए, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित यानी कि जिनको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, जिनकी आईसाइट वीक है, तो आप क्या करेंगे, उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। बिल्कुल गलत। अगर हम किसी बच्चे के प्रति ज़्यादा सहानुभूति दिखाएंगे तो वो एक प्रकार से लाचारी फील करेगा। उन्हें पढ़ने में उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सब बच्चों से अलग कर देंगे, तो बिल्कुल ही गलत हो गया। उनसे कम गतिविधियाँ कराएंगे, इससे बच्चों में हीन भावना आएगी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस 120 का ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उन्हें पढ़ने के लिए उपयुक्त, यानी कि जैसे जिनको देखने में प्रॉब्लम, उनको क्लास में सबसे आगे सीट देंगे कि उनको देखने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। उनको ऑडियो सीडी प्रोवाइड करवाएंगे कि जो ये सीडी होती हैं, कैसेट वगैरह होती हैं, मतलब जो सुनने वाली श्रवण सामग्री उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिससे उनकी जो अधिगम है वो बेहतर हो सके। तो गाइज ये थे हिंदी लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। And also don't forget to press the bell icon so that you can get the notification whenever we upload any another educational video. This was our today's video. Meet in the next interesting video. Bye bye. Take care. Have a nice day.